तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कनेक्ट केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो आज क्या स्टार्ट करेंगे, आपका 12th क्लास के ऑर्गेनिक का 4th चैप्टर है। ओके, ऑर्गेनिक पूरा खत्म कर दूंगा, उसके बाद फिर फर्दर मैं बनाऊंगा बाकी चीज़ जो बनाना है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक में ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है आप लोगों का, तो एटलीस्ट देखते रहोगे, सीखते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़? अमाइन के। आपका ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर, सॉरी 4th चैप्टर है ये। ठीक है, ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो जो भी है, मैंने पार्ट 1 मतलब हेलो एल्केन से रिलेटेड पूरा चीज़ बता दिया। पार्ट 1 सबका अलग अलग होगा एक्चुअली में। तो इसमें क्या बोलना चाहिए आपका? हेलो एल्केन, हेलो एरिन, उसके बाद कौन सा था? अल्कोहल, अल्कोहल था आपका, फिनॉल था, और ईथर वाला चैप्टर। और उसके बाद लास्ट प्रीवियस में मैंने एक दो दिन पहले ही शायद ये इसका भी अपलोड कर दिया है। किसका? एल्डिहाइड का, कीटोन का। एल्डिहाइड कीटोन एक साथ पढ़े हैं, उसके बाद फिर इसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टी और कार्बोक्सिलिक एसिड का नेक्स्ट वीडियो में डाला था मैंने। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको क्लियर करें, इसका कॉन्सेप्ट, और लर्न करते रहे अच्छे से, क्योंकि मेरा जो ऑनलाइन चैनल है वो लर्निंग प्लेटफॉर्म ही ओनली। ठीक है, जिसको सीखना चाहिए, जिसको सीखना चाहते हैं, जो वही इसको देखते हैं एक्चुअली में। ठीक, तो चलो देखते हैं क्या चीज़, अमाइन पार्ट। तो अमाइन, अमाइन का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो किसको बोलोगे आप लोग? NH2 को। ठीक है, तो ये किससे डिराइव हुआ है, मतलब ये किससे बना है जो अमाइन है? तो वो अमोनिया करके आपने जानते होगे, सुने होगे अमोनिया। तो अमोनिया का ही डेरिवेटिव होता है अमाइन। ओके, यहाँ लिखा भी हो, देखो, अमाइंस आर द अमोनिया डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग 1, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम। यदि आप लोग इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे, अमोनिया को, अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका? जैसे कि NH2 हो गया यहाँ पे, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे कुछ होगा, मान लो एल्काइल ग्रुप होगा, तो ये क्या हो जाएगा? अमाइन बन जाता है। इसको बोलोगे प्राइमरी अमाइन। ये नीचे बताया इसी चीज़ के बारे में। यदि मान लो कोई R2 है, देखो जो ऑलरेडी मैंने बता चुका है। ठीक है, यदि जो कार्बन से रिलेटेड मैं बता रहा था आप लोगों को, प्राइमरी टेस्ट, सेकेंडरी एंड टर्सरी, एक कार्बन यदि फर्दर किसी कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको क्या बोल रहा था? प्राइमरी बोल रहा था। यदि दो कार्बन से जुड़ रहा था तो सेकेंडरी बोल रहा था, और तीन कार्बन से टर्सरी। तो सेम इसमें भी होता है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगा वो डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, मतलब एक कार्बन से जुड़ा होगा तो प्राइमरी होगा, जैसे इस केस में है। और यदि दो कार्बन से जुड़ा होगा या दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा तब उसको क्या बोलना? सेकेंडरी बोलना। और यहाँ पे क्या जाएगा ही। और यदि मान लो तीन से जुड़ा होगा ये, जैसे कि इस टाइप से, और एन ही होगा यहाँ पे खाली, तब इसको क्या बोलना? टर्सरी बोलना आप लोग। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन या कैसे बना वो बता दिया मैं। अब इसका क्लासिफिकेशन यही है जो मैंने आपको अभी बताया। पढ़ लो इसको। अमाइंस कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप। अब इसकी जगह, आर की जगह आप क्या रख सकते हो? पीएच भी रख सकते हो, फिनाइल ग्रुप भी रख सकते हो। ठीक है, तो दोनों पैरेलली ऐसे चलता जाएगा आप लोगों का। आर पढ़ रहे हो मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन सा आपको दिया हुआ है ये। ठीक है, तो दोनों को आप लोग कंसिडर करके ही पढ़ना। हो सकता है आप आर वाला पढ़ रहे हो और आपको एग्जाम में पीएच वाला कोई दे दे। पीएच वाला कहने का मतलब होता है फिनाइल ग्रुप के बारे में कुछ दे दे। तो आप लोग एक पढ़ रहे हो मतलब दोनों पढ़ रहे हो, तो देखना थोड़ा, इसी को क्लियर रखना थोड़ा, और कुछ नहीं। ठीक है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन द अमोनिया मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या चीज़ है देख लो। उसके बाद क्या दिया? ये प्राइमरी अमाइन बता दिया, सेकेंडरी अमाइन बता दिया, टर्सरी अमाइन बता दिया। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो। नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स इन अमाइन, नाइट्रोजन और बाइस, नाइट्रोजन ऑर्बिटल इन अमाइंस आर sp3 हाइब्रिडाइज। जो देखो क्यों हुआ sp3 हाइब्रिडाइज? हम्म, ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये दोनों एक चीज़ हो गया। तो अमोनिया के बारे में मैंने ऑलरेडी पूरा इसका हाइब्रिडाइजेशन, जो इसका पिरामिडल होता है, शेप क्यों होता है, यहाँ पे लोन पेयर का क्या वैल्यू है, ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में डिस्कस कर चुका है। तो आप वहाँ पे जाके देखिए, 11th का जो चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा ये वाला। ये हाइब्रिडाइजेशन आप लिख के डालिए अमोनिया और वाटर का, तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा इसके बारे में पूरा डिटेल कि क्यों हुआ, क्यों पिरामिडल हुआ, कैसे हुआ। यू कैन फॉलो दैट पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, तो उसमें आपको डिटेल पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्यों होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका जो शेप चेंज हो जाता है इसका पिरामिडल में, तो क्यों चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? नाइट्रोजन ऑर्बिटल इन अमाइन आर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि सब सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड द ज्योमेट्री ऑफ अमाइन इज पिरामिडल। अभी पिरामिडल क्यों हुआ मैं वही बोल रहा हूँ आप लोगों को, एक बार जाके वीडियो फॉलो कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो मुझे पूरा ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ बताना पड़ेगा पूरा चीज़, तो फिर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आप देख सकते हो, जो आपको मिलेगा ऊपर में। ठीक है, ये चीज़ है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। द एंगल ऑफ दिस, मतलब जो आपका कार्बन और नाइट्रोजन और इसके बीच का जो एंगल होगा,
आर होगा इसकी जगह या एच होगा, और क्या हो सकता है इसकी जगह, लेस देन 109.5 डिग्री। 109.5 डिग्री किसका होता है, टेट्राहेड्रल का होता है। ठीक है, एक लोन पेयर होता है इसमें, तो इसका एंगल घटकर कितना हो जाता है, 107 हो जाता है इसका। ओके, याद रखना इसका। वैसे वाटर में कितना होता है, ये 104 हो जाता है, ये 104 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जिसका इफेक्ट पड़ता है, रिपल्सन होता है उसकी वजह से। ओके, तो चलो अब देखते हैं प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड किसका, मतलब अमाइन को कैसे बना सकते हो आप। तो पहला मेथड है नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करवा के। ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ये क्या होता है, नाइट्रो कंपाउंड आर एन इसकी जगह हो सकता है ये भी दिया हो। ठीक है, हो सकता है एरोमेटिक ग्रुप दिया हो। तो यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप को यदि आप रिड्यूस करोगे तब आपको क्या मिलेगा, अमाइन मिलेगा। यहाँ पे NH2 ग्रुप में वो कन्वर्ट हो जाता है। सेम चीज़। अब यहाँ पे बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट लिखा हुआ है, तो इसको याद करना। और आपके जो लास्ट पेज में बताया था ना, या फ्रंट पेज में, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट जहाँ पे आप लिख रहे हो, जो शुरू से देख रहा है मेरे वीडियो को उसी को समझ में आ गया ये वाला। ठीक है ना, तो उसके पोर्शन में जाके आप लिख दो, जहाँ पे रिड्यूसिंग लिखे हो ना वहाँ पे आप लोग 3 HCl और बाकी FeHCl ये सबको लिख दीजिए, तो आपको एक लास्ट में एक रिड्यूसिंग रिएजेंट का एक बड़ा सा लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या होता है, तो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प होगा ये चीज़ होगा। ओके, तो टिन इसका हो गया। और आपके पास हाइड्रोजन पैलेडियम होगा तो भी आप लोग इसको यूज़ करोगे, किस में यूज़ कर रहे थे इसको, एल्डिहाइड वाले कीटोन में, याद करो रोजेनमून रिडक्शन में इसको यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी रिडक्शन है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, इसको ईथर में आपको डिसॉल्व करना है, ये मतलब है इसका। तो किस में चेंज हो जाएगा आपका, अमाइन में चेंज हो जाएगा। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि नेम रिएक्शन भी है इसमें बहुत सारे, इसीलिए। तो यहाँ पे क्या करें, एरो देखना बस क्या बन रहा है, मतलब यहाँ पे आप अमाइन बना रहे हो। प्रिपरेशन मेथड वही तो देख रहे हो ना, किससे बना रहे हो, थैलामाइड से बना रहे हो। ओके, थैलामाइड से, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस भी बोला जाता है इसको। नेम रिएक्शन है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ना, पूछा जाता है। तो ये आपको थैलामाइड का स्ट्रक्चर है। जब इसको आप क्या करोगे, बेस के प्रेजेंस में, अल्कोहलिक बेस होना चाहिए। ओके, KOH, ये ALC का मतलब होता है अल्कोहलिक, मतलब इसको C2H5OH या किसी अल्कोहल में आपने इसको डिसॉल्व किया हुआ है, उसको बोलते हैं अल्कोहलिक KOH। ठीक है, और दूसरा क्या, एल्किल हैलाइड के साथ जब आप इसका क्या करोगे, हीट करोगे इसके साथ, और क्या लियो फर्दर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तभी क्या मिलने वाला आपको, एनिलीन मिल सॉरी अमाइन मिलने वाला है। ओके, याद रखना इस रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूरा चीज़ मैकेनिज्म जानना होगा तो कमेंट करना, क्योंकि इतना 12th में पूछता नहीं है इसका मैकेनिज्म, इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं किया हूँ। ठीक है, यदि आपको ज़रूरत पड़ रहा है इसका मैकेनिज्म का तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको डालूंगा मैकेनिज्म को भी। और दूसरा कैसे बना सकते हो आप लोग, अमाइड से बना सकते हो। अमाइड बनाने के ना 2 मेथड है इसके, देख लेना अमाइड से। तो अमाइड से इधर अमाइड किसको बोलोगे, यदि CONH2 होगा तो अमाइड बोलना इसको, RCONH2। यदि डायरेक्टली NH2 जुड़ा होगा तो इसको अमाइन बोलना। और यदि ये किसके थ्रू जुड़ा होगा, कार्बोनाइल ग्रुप के थ्रू जुड़ा होगा, तब इसको अमाइड बोलना आप लोग। ठीक है, याद रखना। तो अमाइड को ब्रोमीन के प्रेजेंस में आपको हीट करना है। ठीक है, किसमें, बेसिक कंडीशन में, तभी एनिलीन में चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ओके, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद दूसरा यहीं पे है, देखो एसिड एमाइड, यही मतलब होता है। ये क्या हुआ आपका, ये भी अमाइड है। तो अमाइड का जब आप रिडक्शन करोगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये, याद रखना आप लोग। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर, मतलब ये सॉल्वेंट में होता है, ये इसलिए ऐसा दिया जाता है। और सोडियम को मेथनॉल के साथ डिसॉल्व किया हुआ है। ठीक है, वाटर में नहीं ले सकता वाटर, क्योंकि सोडियम पता है आप लोगों को क्या है, सोडियम को पानी में डालोगे तो सीधा चिंगारी फेंकेगा, मतलब ब्लास्ट होने के चांसेस रहता है वो। ठीक है, मतलब जल जाता है वो चीज़, ये मतलब है। तो ब्लास्ट थोड़े से अमाउंट में ब्लास्ट नहीं होता है सब चीज़ें। तो किस में चेंज हो जाएगा आपका, अमाइन में चेंज हो जाएगा। तो 2 मेथड है, दोनों को याद रखना आप लोग। ये रिडक्शन ऑफ अमाइड का भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, अब ब्रोमिनेशन करोगे तो भी आपको अमाइन ही मिलने वाला है यहाँ पे। अब और देख लो इसको। अब ये वाला जो रिएक्शन है किससे कर रहा है, एल्किल नाइट्राइल से, मतलब एल्किल नाइट्राइल मतलब आपका जो, और क्या बोल सकते हो, साइनाइड से। साइनाइड का जब आप रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, अमाइन ही मिलेगा। ये सब प्रोसेस याद रखना, आपको पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में। ठीक है ना, जो ऑर्गेनिक के जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम ही ज़्यादातर पूछा देता है। ऐसा रिएक्शन लिख देगा और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन टिक मार लगा देगा, या यहाँ पे क्वेश्चन टिक कर देगा और पूरा प्रोडक्ट दे देगा दोनों का, ये दोनों दे देगा और यहाँ पे क्वेश्चन टिक लगा देगा। तो आपको पहचानना है कि एल्किल नाइट्राइल का जो कन्वर्सन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, या कौन सा रिएजेंट वहाँ पे रोल अदा कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो एल्किल नाइट्राइल का जब रिड्यूस करवाओगे आप तो क्या मिलेगा आपको, एनिलीन, सॉरी सॉरी अमाइन मिलेगा। यदि एरोमेटिक होगा तो एनिलीन मिलेगा। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, मैनिडियस रिडक्शन बोला जाता है इसको, याद रखना।
ओके, इसका पर्टिकुलर इस रिडक्शन का नाम है NADH रिडक्शन। ओके, याद रखना, बुक में कहीं नहीं दिया रहता कभी कभी, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ इसको अच्छे से। तो अब एक और लास्ट रिएक्शन बच रहा है इसमें, हाफमैन अमीनोलाइसिस रिडक्शन या रिएक्शन बोलना। मतलब यदि आप एल्किल हैलाइड को अमोनिया के साथ रेड करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, अमाइन मिलेगा। ये चीज़ है, पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको भी याद रखना आप लोग, 100 डिग्री या कितना है देख लेना, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना। क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 273 से माइनस कर देना, कितना हुआ, 100 डिग्री तो हुआ, 100 डिग्री के करीब। तो एल्किल हैलाइड को किस में रेड करवाओगे, अमोनिया के साथ रेड करवाओगे तो क्या मिलेगा, एमीन मिलेगा। गॉट इट, आई होप समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़ें आप लोगों को। यदि आपको कुछ सजेशन देना रहता है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो यू आर ऑलवेज फ्री टू से ऑल द सजेशंस। ओके, सजेशन जैसा आपको लगता है आप बताइए प्लीज, ऐसा नहीं कि बुरा मान जाएंगे सर, कुछ मान जाएंगे, प्लीज़ टेल दैट। मैं खुद बोल रहा हूँ कि बताओ मुझे वो सब चीज़ें, यदि कुछ इम्प्रूव करना है या कुछ और चीज़ें आपको इसमें जानना है तो आप बताइए अपने से, मुझे कैसे पता होगा आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो इसका नोट में आप लोग लिख लेना, आप लोग, लिमिटेशन ऑफ ग्रेबल थैलामाइड रिएक्शन, इसके ये कुछ लिमिटेशन है इसके, ठीक है। क्या लिमिटेशन है, इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओनली प्राइमरी अमाइन, मतलब आप इसे सेकेंडरी और टर्सरी नहीं बना सकते। कि ग्रेवियल थैलामाइड यदि सिंथेसिस बोल रहा है, इसका मतलब वो प्राइमरी अमाइन बनाने का ही मेथड है, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन इज अ प्राइमरी अमाइन बट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अब इसको देखो, टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन भी प्राइमरी है बट आप इसको इससे नहीं बना सकते, ठीक है। इन दिस केस एलिमिनेशन टेक प्लेस, एलिमिनेशन टेक प्लेस मतलब क्या होता है इसका, यहाँ पे इतने सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इनमें से बाई प्रोडक्ट बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, इसलिए ये वाले मेथड से आप नहीं बना सकते, क्या चीज़, अमाइन नहीं बना सकते। ये चीज़ हो गया। अब दूसरा क्या बोलता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एरोमेटिक primary amine cannot be prepared by this method because the aryl halide do not undergo the nucleophilic substitution reaction with with potassium thalamide under mild condition। तो आप aromatic primary amine भी नहीं बना सकते, ठीक है, ओनली प्राइमरी अमाइन बनेगा ये वाला, वो भी टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन से भी नहीं बना सकते। तो देखो बहुत सारे लिमिटेशन है इसके, तो याद रखना इसको। अब आते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में, मतलब अब अमाइन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है ये देख लेते हैं एक बार। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन, तो इसका सबसे पहले देखो फिजिकल स्टेट क्या होता है, मतलब ये किस रूप में दिखता है, किस रूप में इसका एक्सिस्टेंस होता है कभी भी। तो लोअर एलिफेटिक अमाइन, एलिफेटिक और एरोमेटिक समझ गए हो गया ये हो, ठीक है। तो ये देखो ये सब बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। एलिफेटिक मतलब जितने भी ओपन चेन स्ट्रक्चर होते हैं, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे आप लोग, एलिफेटिक। और जितने भी आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है बट नॉट एरोमेटिक, उसको क्या बोलोगे आप लोग, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। बार बार बोल बताते रहता हूँ मैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए अच्छे से, कहीं भी पीछे जाके ना देखना पड़ जाए। यदि एक बार बताने पढ़े होगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, यहीं पे आपको क्लिक हो जाएगा। और एरोमेटिक बोलने का मतलब बेंजीन रिंग रिंग होगा, उसका अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, साइक्लिक होना चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, और कुछ और रूल्स होते हैं, प्लानर होना चाहिए, ठीक है। इस दैट इज़ पर अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, यदि उस रूल को फॉलो करेगा तब वो एरोमेटिक कहलाएगा। तो इसका जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस है ये गैसियस नेचर के होते हैं विद अमोनिकल स्मेल, ठीक है, जैसे प्राइमरी अमाइन। आपका ये अमोनिया हो गया, ये भी क्या होता है एक प्रकार का, ये भी तो गैस ही होता है ना, ये भी गैस होता है, तो बहुत गंदा स्मेल होता है कि नहीं इसका, अमोनिकल स्मेल इस टाइप का, ठीक है। और RnH2 होगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका, लिक्विड नेचर का हो जाएगा। तो विथ 3 C3 और मोर आर लिक्विड, यदि आपके पास कार्बन 3 तक है, मतलब मान लो C2 जुड़ गया और इसके साथ क्या जुड़ गया, अमाइन जुड़ा हुआ है, या C3 जुड़ा हुआ है और इसके साथ अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ तक ये लिक्विड होगा विथ फिशी ऑर्डर। फिशी ऑर्डर मतलब मछली के जैसे बदबू, जैसे तालाब के किनारे जाते हैं ना आप लोग, तो फिश का पूरा गंदा स्मेल आने लगता है। एक्चुअल में किसकी वजह से होता है, वो अमोनिया की वजह से ही होता है। क्योंकि क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एज अमोनिया गैस के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि पानी की कमी तो होती नहीं है तालाबों में, तो वो अमोनिया गैस के फॉर्म में निकाल देता है वो अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है मछली, ठीक है, इसलिए वहाँ पे अमोनिकल स्मेल आने लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, लोअर एरोमेटिक अमाइन, अब एरोमेटिक की बात कर रहा है। लोअर एरोमेटिक अमाइन आर लिक्विड विथ कैरेक्टरिस्टिक अनप्लेसेंट ऑर्डर बट हायर वंस आर सॉलिड विच आर ऑर्डरलेस, ठीक है। तो ज़्यादा आपके पास यदि नंबर ऑफ कार्बन होगा तो वो सॉलिड नेचर का होगा, ठीक है, और उसमें बदबू या कोई भी टाइप का कोई भी गंध नहीं मिलेगा आपको, ऑर्डरलेस होगा। ओके, अब आ जाओ कलर में, दिखने में कैसा दिखता है ये, हम्म
तो कलर, तो प्योर एमाइंस आर कलरलेस। अमाइन को यदि आप देखोगे तो कलरलेस पानी की तरह ही होगा, बट यदि आपने उसको ओपन कर दिया या ओपन करके रख दिया तो वो येलोइस्ट कलर का हो जाता है। याद रखना आप लोग, इक्वेट कलर्ड बोल रहा है ना, वो कलर्ड हो जाता है। ठीक है, वो कलर्ड हो जाएगा आपका, ये लिख लेना, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो दैट इज गेट कलर्ड, कलर्ड हो जाएगा। कौन सा कलर्ड हो जाएगा? येलोइस्ट कलर्ड हो जाएगा, येलोइस्ट कलर ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे वो कहाँ तो रिएक्ट कर लेता है और ऑक्साइड नेचर बना देगा, मतलब येलोइस्ट कलर का बन जाता है वो। यदि येलो कलर का दिखेगा तो मतलब खराब हो गया, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, और तीसरा होता है सॉल्युबिलिटी। तो अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। अमाइंस क्या होगा? सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल के ही रीजन होता है ज़्यादातर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा। देखो लिखा है कि नहीं, एस दे कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस। ये देखो अब क्या बोल रहे हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, पहले तो वाटर में सॉल्युबल है, ओके फाइन, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी यदि साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएगा। मतलब यदि RnH2 है आपके पास, ठीक है, और मान लो बहुत सारा नंबर ऑफ कार्बन का NH2 है यहाँ पे, ठीक है, 2 का अमाइन है मान लो, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी एज कम्पेयर टू प्राइमरी, सॉरी, एक कार्बन वाला अमाइन। ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, यही बोल रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी उसकी बहुत, सॉल्युबिलिटी इशू मिलेगा आपको यदि उसका नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा होंगे। तो हायर एमाइंस एंड एरोमेटिक एमाइंस आर इनसॉल्युबल, इसलिए की वजह से क्या हो जाएगा, अब देखो, हायर एमाइंस हो गया या एरोमेटिक अमाइंस इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व कर सकते हो, वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकते। गॉट इट। चलो नेक्स्ट देखते। अब आता है आपका लास्ट बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो अमाइन बीइंग पोलर, ऑब्वियसली पोलर ही होगा, ठीक है कि नहीं। पोलर क्यों होगा? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये H+ बनाता है, मतलब पार्शियल H+, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से पोलैरिटी जनरेट होता है, यहाँ पे बाइपोल मोमेंट बनाता है, ये सॉरी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा इसमें। ठीक है, तो फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर और इंट्रा दो टाइप का होता है, पता है ना, आप लोगों को बताया हूँ प्रीवियस क्लासेस में। तो दो टाइप का होगा, फिर से बता देता हूँ अभी। यदि मान लो आपके पास अमोनिया है, ये और सेम अपने ही अमोनिया के साथ, तो इसका एच क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। ये अलग अलग मॉलिक्यूल है, इसलिए बोलोगे इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यदि अलग अलग मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है उसको बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यदि एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, एक ही मॉलिक्यूल में, तब उसको बोलना आप लोग इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लो, ये वाला, तो इसका जो ऑक्सीजन है इसके साथ रिएक्ट करेगा, या नाइट्रो ग्रुप ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो विद इन द मॉलिक्यूल यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है उसको बोलना इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वापस जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे बता दिया आपको। तो फ्रॉम इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन, इंटरमॉलिकुलर मॉलिक्यूल, तो देयरफॉर द सोर्स higher boiling point and higher boiling point than hydrocarbons of comparable molecular masses। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट पे रिलेटेड देख सकते हो आप लोग, अमाइन क्या बोल रहे हैं, पोलर होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा डेफिनेटली, देयरफॉर द सो द हायर बॉइलिंग पॉइंट इस, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना है तो बॉइलिंग पॉइंट भी है, मतलब ज़्यादा होगा, छोड़ने में ज़्यादा लगेगा। हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन्स की तुलना में अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑफ कंपेरेबल ऑफ मॉलिकुलर मासेस के थ्रू भी। So the order of boiling point of isomeric amines is primary, secondary and tertiary। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया हुआ है आइसोमेरिक अमाइंस का, तो प्राइमरी का ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का कम होगा, टर्सरी का और कम होगा। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम इन प्राइमरी एंड 1 हाइड्रोजन एटम इन सेकेंडरी एटम एंड नो हाइड्रोजन एटम इन टर्सरी, इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड किया गया। ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी है, अब देखते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टी। तो बेसिक नेचर क्या होता है अमाइंस का, देख लो उसको। तो अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, मतलब बेस होता है ये। ठीक है, बेसिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, इसी को क्या बोलते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बेसिक नेचर शो करता है। मतलब जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, रिच इन इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेट जो करता है उसको क्या बोलते हो आप लोग, बेस बोलते हो। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हो, लुईस एसिड बोलते हो, इसको लुईस बेस बोलना। ठीक है, ये चीज़ है। एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है कौन,
एलिफेटिक अमाइन जैसे कि RNH2, ये ज़्यादा ही क्या होगा आपका बेसिक नेचर का होगा। देन अमोनिया, अमोनिया से यदि कंपेरिजन कर रहे हो तो ठीक, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन अमाइन, ड्यू टू द ये इसको अच्छे से सप्लाई कर देगा ना जी। देखो इसके पास तो कोई सप्लायर नहीं है, कोई जो उसको प्रोटॉन डोनेट कर दे, इसलिए इसका जो बेसिक नेचर होता है कम होता है। और जितना ज़्यादा मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन सप्लायर है, प्रोटॉन सप्लायर है, तो उसकी एसिडिटी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ये मतलब है। ठीक है, तो एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेसिस देन अमोनिया ड्यू टू द माइनस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, क्योंकि जो रिंग साइज होता है ना इसका, ये क्या करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करता है ये। अभी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमने लगता है, जिसकी वजह से इजीली अवेलेबल नहीं होगा उसको, इस NH2 को इजीली अवेलेबल नहीं होगा प्रोटॉन, इसलिए उसका बेसिसिटी कम हो जाता है। ठीक, आई बात समझ में। इन गैसियस फेज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ, अब गैसियस फेज में जो अमाइन है उसका ऑर्डर बताया गया यहाँ पे, टर्सरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन अमोनिया। अमोनिया का जो बेसिक नेचर होता है सबसे कम होता है, इन गैसियस में बोल रहे हैं, हाँ याद रखना। उसके बाद एक्वस फेज में क्या बोल रहा है ये, डिस्पाइट द इंडक्टिव इफेक्ट द सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन मतलब उसको जो कितना अच्छे से वो डिसॉल्व कर ले रहा है उसको, एंड स्टेरिक हिंड्रेंस आल्सो प्ले द इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, एक्वस फेज में तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, याद किसका किसका, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक फैक्टर। एसएसएल रीजन में उसको पूछ सकता है, याद रखना आप लोग। ठीक है, तो आल्सो प्ले द इंपॉर्टेंट रोल। दस द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन इज, इसका देखो सेकेंडरी पहले है, उसके बाद टर्सरी है। ठीक है, इसका एक्वस फेज में सेकेंडरी का ज़्यादा है, फिर आपका टर्सरी का, देन प्राइमरी का, फिर अमोनिया का है। ऑर्डर याद रखना, ये हो गया आपका सेकेंडरी, ये हो गया आपका प्राइमरी, ये हो गया आपका टर्सरी, यहाँ पे अमोनिया है। तो देखो चेंज है ऑर्डर में, तो याद रखना इस ऑर्डर को। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब आते हैं इसके केमिकल रिएक्शन, एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा ये, आप लोग टेंशन मत लो, एमाइनो के छोटा ये केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। याद रखना, अब एरो इधर दिया हूँ, इसका मतलब क्या है, आप अमाइन से बना रहे हो कोई चीज़ें यहाँ पे, तो अमाइन का रिएक्शन किससे करोगे, इसको क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिडिक एनहाइड्राइड बोलना आप लोग इसको। तो एसिडिक एनहाइड्राइड मतलब ये इस टाइप का है, अब टेस्ट दिया है तो अलग अलग है इसमें। ठीक है, ये ऑक्सीजन से लिंकेज होता है, तो आप बोलते हो एसिडिक एनहाइड्राइड। तब क्या होता है, आप इसके साथ रिएक्ट करोगे तो ये वाला एक ग्रुप जो होता है ना, ये इसका इसका एक हाइड्रोजन लेके मतलब एसिडिक एसिड बाहर हो जाता है इसमें, ये वाला ग्रुप, ये वाला। ठीक है, और बाकी जो बचा उसको ऐड कर देते हैं इसमें, जैसे RNH और ये वाला ग्रुप जोड़ दिया मैंने इसमें। ठीक है, तो ये क्या बना दिया, अमाइड बना दिया। ये क्या हो गया, NH, यही हुआ ना, और इधर O जुड़ा हुआ है और R जुड़ा हुआ है, तो ये अमाइड ग्रुप हुआ कि नहीं, वही हुआ ना, सेम चीज, दैट्स, वही तो बोल रहा हूँ। ओके, अब इसका रिएक्शन किससे कराओगे आप लोग, क्लोरोफॉर्म से, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो बेस के साथ जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे माइनस KCl बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, बनेगा क्या आपका आइसोसाइनेट मिलता है यहाँ पे। इसको लैब में टेस्ट करते हैं, जब आपको अमाइन का जो देखना फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप के समय एक आपके पास प्रैक्टिकल होगा, जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइन, ये सबको टेस्ट किया जाता है। तो उस टेस्ट को करते समय ना इसको परफॉर्म करिए, इस कार्बोलेमाइन रिएक्शन बोलते हैं इसको, तो इस कार्बोलेमाइन रिएक्शन का टेस्ट किया जाता है, लेकिन केयरफुल रहना आप लोग इसमें थोड़ा। ठीक है, तो यदि जब भी आप लोग जैसे सिंक करते हो ना, सिंक पानी में, तो पहले आप लोग ना टैप को खोल देना, उसके बाद फिर इसको थ्रो करना, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, पूरा आइसोसाइनेट पूरा आपके रूम में भर जाएगा और आप फिर बहुत ज़्यादा गंदा बदबू आने लगेगा फिर। ठीक है ना, असहनीय अनप्लीसेंट ऑर्डर, अभी बताते आ रहा हूँ आप लोग को फिजिकल प्रॉपर्टी में, इसलिए ये सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसका ये प्रिकॉशन था, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यदि आप लोग लेबोरेटरी में सर मैडम आपके टीचर यदि आपको करवाते हैं, नहीं भी बता पाते बाई मिस्टेक, ठीक है, बाई चांस, तो आप केयरफुल रहना इसमें। कार्बोलेमाइन टेस्ट कभी भी होगा यदि आप उसको थ्रो कर रहे हो पानी में या जो भी इससे टेस्ट ट्यूब में होगा। ठीक है, तो आप लोग पहले टेप को खोल लेना, उसके बाद फिर आपका जो सिंक होता है ना उसी में डालना है इसको, ये चीज़ है कंटिन्यूस फ्लो में। ठीक है, तब नहीं होगा इसका ज़्यादा इफेक्ट। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोलेमाइन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखना, ये वाला प्रैक्टिकल में भी काम आता है आप लोग को। अब किसके साथ रेट करोगे, नाइट्राइट के साथ। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट, इसके साथ रेट करोगे तो क्या मिलेगा, नाइट्रोजन बाहर होगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, बनेगा क्या, अल्कोहल। तो अमाइन से अल्कोहल बनाने का प्रोसेस है, तो उसमें नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट का यूज़ करते हैं।
गॉट इट। अब किसके साथ करना आप लोग रिएक्शन, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसी को हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोला जाता है, याद रखना आप लोग, ये हिंसबर्ग टेस्ट है। इसलिए टेस्ट किया जाता है आपको, ये बना रहा है एक्चुअली में, देखो अमाइन का जब रिएक्शन कराओगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तब HCl बाहर निकलेगा, यहाँ का एक H बाहर निकलेगा और ये HCl बाहर निकलेगा, बाकी सबको एक साथ जोड़ देना आप लोग। तो ये R हो गया, NH हो गया, SO2 हो गया और बेंजीन का रिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है इसी का। तो ये क्या बना, हिंसबर्ग टेस्ट में यूज़ करते हैं इसको, याद रखना, हिंसबर्ग रिएजेंट बोला जाता है इसको। अब फिर क्या करोगे, अमाइन का रिएक्शन किससे करोगे, HCl से, तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, ये वाला हाइड्रोजन HCl यहाँ पे एडक्ट बनाएगा इसमें, ठीक है, मतलब ऐड हो रहा है दोनों, ये वाला H यहाँ ऐड हो गया, ये Cl इधर ऐड, ठीक है, ये वाला Cl इधर आ गया, तो क्या मिल जाएगा आपको, ये एक एडक्ट मिल रहा है, फिर इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसका रिएक्ट करोगे तब आपको एमीन मिलेगा। इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये 3 स्टेप में हो रहा है। आप देखो इस अमाइन का रिएक्शन किससे करा रहे हो, अल्किल हैलाइड में, तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, यहाँ का एक H और यहाँ का X बाहर निकल जाएगा, बाकी यार यहाँ के जुड़ जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, इसका रिएक्शन किससे करा है आप लोग, X से करवा रहे हो, तो क्या मिल रहा है, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल रहा है तो -HX होगा कि नहीं, बाकी ये वाला बच रहा है आपका R बच रहा है, N बच रहा है, एक H बच रहा है, बाकी एक R बच रहा है, यही तो बनाया हूँ मैं यहाँ पे, देखो यही है ना। फिर से इसका रिएक्शन फर्दर किससे कराओगे, अल्किल हैलाइड के साथ, तब ये क्या होगा, R फिर से जुड़ने वाला है यहाँ पे R2 के फॉर्म में, और HX बाहर हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन भी बाहर हो जाएगा, एक और R जुड़ जाएगा यहाँ पे, ये वाला। तो अब इसको क्या बोलोगे आप लोग, क्वाटरनरी साल्ट बोलना, याद रखना, क्वाटरनरी साल्ट बोलते हैं इसको, मतलब यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है ना उसको भी रिप्लेस कर देता है ये R2, तो ये क्वाटरनरी साल्ट बोला जाता है इसको। अब फिर ये सेम रिएक्शन है एक्चुअली, ठीक है, जब आप लोग एमाइन का रिएक्शन किससे कराओगे, बेंजीन, ये भी सेम है, ये वाला और ये वाला एकदम सेम है, बस एक जगह बेंजीन है, ClCl, ठीक है, ये वाला चीज़ है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे HCl बाहर निकलेगा, बाकी जोड़ देना, बाकी जो बचेगा यहाँ से, ये यहाँ पे क्या लियो, R ग्रुप लियो, बस यही डिफरेंस है इसमें और कुछ नहीं। ये रहा आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। अच्छा, इसका डिफ्रेंशिएट, यदि मान लो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, किसी टेस्ट के थ्रू, इन लैब में आप कैसे इसको मतलब बता सकते हो, तो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी बहुत सारा आ रहा है इसमें, तो बहुत अच्छे से पढ़ना इसको, ताकि प्रैक्टिकल में आपको डिफ़िकल्ट ना हो। ओके, हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन, सो वी कैन फॉलो जो भी टेस्ट दिया हुआ है, आप इस टेस्ट के थ्रू क्या कर सकते हो, आप इसको फॉलो कर सकते हो कि आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट होता है हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट लेना पड़ता है इसमें एक्चुअली में। हिंसबर्ग रिएजेंट किसको बोलते हैं, आपका ये जो लिखा हुआ है देख लो आप लोग, C6H5SO2 और Cl, इसको MCQ में पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है इसको। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट, ऐसा बोल देगा, या फार्मूला दिया रहेगा आपको और बोलेगा हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, आइडेंटिफाई द हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। तो MCQ से रिलेटेड से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब इसका टेस्ट कब करते हैं, देखो कब करते हैं, तो जब आपको क्या करना, जो भी सॉल्यूशन दिया रहेगा ना, आप वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा, हमको थोड़ा ना पता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इट इज़, ओके, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। अब क्या करना, जो आपके पास हिंसबर्ग रिएजेंट होगा आप उसको सभी में डालते जाना, 3 पोर्शन कर लेना, 3 टेस्ट ट्यूब रहेगा, 3 टेस्ट ट्यूब लेना, एक एक अलग अलग करके इसको ले लेना, जो भी सैंपल आपको दिया रहेगा, ठीक है, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लेना, और सभी में क्या मिलाना आप लोग, बेंजीन, ये हिंसबर्ग रिएजेंट करके देखना और क्या इफेक्ट होता है ये देखना। तो पहला वाला जब आप लोग इसके साथ रेट करवाओगे तो क्या मिलेगा, देखो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे HCl गैस बाहर होगा, ठीक है, और आपके पास क्या मिलने वाला है, ये इस टाइप का कोई सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, जो भी प्रेसिपिटेट मिलेगा वहाँ पे उसको फिर क्या करना, देखो पहला टेस्ट में ही करना आप लोग, पहले टेस्ट में क्या करोगे, हिंसबर्ग टेस्ट डालोगे, फिर एक एडक्ट बनेगा जो आपको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हो सकता है दिखे, ठीक है। अब उस प्रेसिपिटेट में क्या डालोगे आप लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना, यदि ये घुल गया तो समझो प्राइमरी है, सीधी और साफ बात, ठीक है ना। ये घुल जाता है एक्चुअली में, और घुल कर क्या बना देता है, पोटेशियम का सॉल्ट बना देगा, पोटेशियम का सॉल्ट बनता है, इसलिए ये क्या होता है, घुल जाता है उसमें, तो आपको फिर वो ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा। यदि ऐसा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, घुल गया तो ठीक है, घुल गया तो क्या हो जाएगा, वो प्राइमरी है, यदि नहीं, मान लो यदि नहीं घुल रहा है तो समझ जाना वो सेकेंडरी है, और जो टर्सरी होता है वो तो रिएक्शन देता ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो आपको एक ही टेस्ट से पता चल जाएगा मेरे ख्याल से,
ठीक है, एक ही टेस्ट ट्यूब से आप परफॉर्म कर सकते हो, 3 में भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे अब। ठीक है, तो एक में क्या करना, इसमें आप लोग डिसॉल्व करना इसको, मतलब इसको आप इसके अंदर डालना। उसके बाद इसमें क्या करोगे, तो ये वाला कंपाउंड पर्टिकुलर कोई प्रेसिपिटेट आएगा, तो उस प्रेसिपिटेट में यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, घुल गया तो प्राइमरी, नहीं हुआ तो सेकेंडरी, और टर्सरी तो यहाँ देता ही नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा दिमाग स्मार्ट वर्क करना आप लोग। अब दूसरा टेस्ट क्या होगा, कार्बिलामाइन टेस्ट में बता चुका हूँ अभी इसको, कार्बिलामाइन टेस्ट। ठीक है, तो ओनली एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ही ये टेस्ट देगा आपको, ओनली एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। यदि आप प्राइमरी अमाइन हुआ तो ये टेस्ट देगा, बाकी सबके लिए नेगेटिव होता है ये टेस्ट। और उसके बाद एजोडाई टेस्ट, ओनली प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन विल गिव ऑरेंज कलर एजोडाइज, मतलब सिर्फ एरोमेटिक वाला जो होगा ना प्राइमरी अमाइन वही देगा ये टेस्ट, मतलब एनिलीन की बात कर रहा है ये। मतलब एनिलीन ये टेस्ट देगा, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन, एनिलीन ये टेस्ट देगा ये वाला, तो याद रखना ये सब चीज़ें। उसके बाद नाइट्रस एसिड टेस्ट, तो ऑन ट्रीटिंग विद द नाइट्रस एसिड किसको बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl का सोल्यूशन, इसको क्या बोलोगे आप लोग, नाइट्रस एसिड। कौन कितने टेम्परेचर में, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, जब इसके साथ करोगे तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, ये सॉल्ट बना देगा एक। लिखा देखो, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन गिव्स बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन गिव्स अल्कोहल विथ द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एरोमेटिक क्या दे रहा है आपको, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का प्रोडक्ट देता है ये, और प्राइमरी अमाइन का रिएक्ट करवा रहे हो आप इसे, तो ये प्राइमरी अमाइन क्या देगा, अल्कोहल दे देगा विथ द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। बोथ सेकेंडरी, मतलब बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन, कौन सा, सेकेंडरी वाला। तो सेकेंडरी एलिफेटिक एंड सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइंस गिव्स येलो ऑयली कंपाउंड कॉल्ड एंड नाइट्रोसामाइन। ठीक है, नाइट्रोसामाइंस एंड टर्सरी एलिफेटिक अमाइन गिव्स वाटर सॉल्युबल नाइट्रिक साल्ट। तो ये इसमें टेस्ट दिया हुआ है, पढ़ लेना, ये समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रोफिलिक से रिएक्ट, केमिकल रिएक्शन एक और है इसका, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरिलमाइन, एरिल का मतलब होता है बेंजीन का रिंग। ठीक है, तो एनिलीन अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो एनिलीन होता है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, NH2 होगा, ये जो होगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, याद रखना इस चीज़ को। हेलो एल्केन हेलो एरिन में बताते आ रहा हूँ मैं आप लोग को, जो देखते आ रहा है ना सल्फोनेशन नाइट्रेशन, वही इसमें फिर से देखोगे। ठीक है, तो अल्फा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, और एक क्या चीज़ होता है, द मोस्ट मतलब पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, मतलब एक्टिवेट करता है रिएक्शन को ये। तो चलो देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन, तो ये सब के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एनिलीन का। अब इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलोगे। अब जब एनिलीन का रिएक्शन किससे कराओगे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ये प्रोसेस कौन सा है, सल्फोनेशन प्रोसेस है, हाँ याद रखना, सल्फोनेशन प्रोसेस है, तो आप लोग को जानते ही हो क्या होता है, SO3H जुड़ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आके जुड़ता है, और पैरा पोजीशन वाला ही इसका मेजर प्रोडक्ट होता है, दैट्स ऑल। यहाँ पे देखो फिनॉल वाला कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, यहाँ पे फिनॉल था, और क्या होता, SO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा रहे थे, तो क्या मिल रहा था यहाँ पे OH था, और पैरा पोजीशन पे SO3H जुड़ा था, बस यही तो है। क्लोरोबेंजीन वाले में क्या कर रहे थे, सेम चीज़, H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे थे, यहाँ पे क्या जुड़ा था आपका, SO3H जुड़ा था, बस, बाकी यहाँ पे कोई मतलब नहीं हमको, प्रोसेस एकदम सेम है, एक ने एक अच्छे से याद किया तो बाकी याद हो गया। ठीक है, अब इसका रिएक्शन भी बता चुका हूँ आप लोग को, एनिलीन का रिएक्शन किससे कराओगे, सोडियम नाइट्राइड और कॉन्सेंट्रेट एसिड, तो क्या मिलेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, जस्ट ऊपर पढ़ा अभी, तो ये है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, अब एनिलीन का ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें, तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होगा आपका, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इस किसके प्रेजेंस में होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तभी क्या बना देगा, पैराबेंजोक्विनोन बनता है, ये याद रखना, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। पैराबेंजोक्विनोन, तो एनिलीन से पैराबेंजोक्विनोन कन्वर्ट दी फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है इसको। ठीक है, ये वाला भी मैं बता दिया आप लोगों को अभी, जस्ट कार्बिलामाइन टेस्ट जो बोल रहे थे आप लोग, तो वो एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के लिए होगा। ठीक है, प्राइमरी अमाइन को क्या करोगे आप लोग, क्लोरोफॉर्म, और इसमें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको ऐड करना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, फेनिल आइसोसाइनेट मिलता है इसमें। अब सेम चीज़ इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करोगे, एक्सेस ब्रोमीन है ये। ठीक है, 6 ब्रोमीन यदि इस टाइप का दिखे आपको तो एक में ही जोड़ देना उसको, यदि ओनली ब्रोमीन दिखे इसमें तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चले जाना। ठीक है, सिर्फ ब्रोमीन दिया हो या FeBr2 दिया हो
इस टाइप का कोई रिएजेंट दिया होगा तो आप क्या करना है, इसको ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में ले जाके बनाना, मतलब इस टाइप का, ये बोल रहा हूँ मैं। देखो दिया ना ब्रोमीन, और यदि एक्सेस में दिया होगा ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो इसको तीनों को एक में ही जोड़ देना, ठीक है, ये वाला चीज़। तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 3 4 आएगा, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये होगा ना इफ नाम इसका, ठीक है, तो याद रखना। तो नेक्स्ट में क्या देख रहे हो आप लोग, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, या क्या हुआ, एसिड क्लोराइड हुआ या एसिटिक एनहाइड्राइड हुआ पेरिडीन के प्रेजेंस में, या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको, पैरा ब्रोमो एनिलीन, ठीक है, याद रखना। सेम रिएक्शन इसमें के साथ भी है, HNO3 के साथ और H2O के साथ, तो क्या मिलेगा, ये वाला क्या किसका सोर्स होता है, आपको नाइट्रो का सोर्स होता है, तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्रो सोर्स के साथ नाइट्रो एनिलीन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये उसका मोलर प्रोडक्ट, ये हुआ आपका केमिकल रिएक्शन। अब देखते हैं इसमें दिया हुआ आप लोगों को डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में, ठीक है। इसी में एग्जांपल है इसका डाइजोनियम सॉल्ट के, इससे रिलेटेड जो भी रिएक्शन सभी को पढ़ेंगे, अभी मैं इसी चैप्टर में इसी क्लास में मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ, ठीक है, तो बी पेशेंस। तो डाइजोनियम सॉल्ट मतलब वही बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। एरिन डाइजोनियम सॉल्ट मतलब सेम है, एरिन मतलब बेंजीन की ही बात कर रही है, ठीक है। तो एरिन डाइजोनियम सॉल्ट हैव जनरल फार्मूला ArN2+ और Cl माइनस। Ar मतलब एरोमेटिक रिंग, Ar स्टैंड फॉर एराइल ग्रुप, C6H5 ग्रुप, एंड X इज स्टैंड फॉर, या क्या होता है X की जगह, ब्रोमो क्लोरो नाइट्रेट, SHO4 माइनस एंड BF4 माइनस एटसेट्रा, इनमें से कुछ भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। इसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, दे आर नेम्ड बाई सफिक्स डाइजोनियम, सफिक्स में क्या लगा हुआ है, डाइजोनियम। मान लो बेंजीन है तो बेंजीन के बाद क्या लगाते हैं, डाइजोनियम लगाते हैं कि नहीं, तो डाइजोनियम टू द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन फॉलोड बाई NiN, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे बनाए, अभी जस्ट प्रिपरेशन मेथड भी मैंने आपको बताया, कैसे बनाओगे इसको आप लोग, बेंजीन का रिएक्शन एनिलीन का रिएक्शन, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाई द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एनिलीन का रिएक्शन किससे कराओगे, नाइट्रस एसिड बोलते हैं एक साथ, इसको याद रखना, ये जरूरी है, हाँ, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोल सकता हूँ, जरूर पढ़ के जाना एग्जाम के लिए, एक क्वेश्चन जरूर आता है इसके बेस पे। बी केयरफुल, और जरूर पढ़ना इसको, मैं बोल ही रहा हूँ आपको, पढ़ो, आएगा जरूर। नाइट्रस एसिड हो गया आपका, तो नाइट्रस एसिड दे दिया होगा इसकी जगह डायरेक्ट, या तो फिर सोडियम नाइट्राइट और 2Cl देगा आपको। तो क्या बनाना, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाना, प्लस NaCl और H2O बाहर होता है इसमें। अब इसकी स्टेबिलिटी पढ़ लेते, कितना स्टेबल होता है ये, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आर मोर स्टेबल फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब थोड़े समय के लिए बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। देन एल्केन डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब एल्केन मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला। और एराइल का मतलब आप समझिएगा, वो बेंजीन रिंग है यहाँ पे, सेम चीज, सॉल्ट ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओवर द बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग इसको क्या करता है, इसको फैला देता है, इसके पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज को जैसे, ठीक है, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। उसके बाद देखो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होता है, दिखता कैसे है, तो दीज आर जनरली कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, कलरलेस भी होता है और सॉलिड भी होता है, विच आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि सॉल्ट है तो डेफिनेटली बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दैट आर दे आर अनस्टेबल एंड एक्सप्लोड इन ड्राई स्टेट, मतलब यदि इसको सूखा एकदम ड्राई कर दिया ना आप लोग तो ये एक्सप्लोज भी हो सकता है इसमें, याद रखना इस चीज़ को, तो इसको किसी न किसी सॉल्वेंट में ही गीला रखना है उसको, ठीक है, ये मतलब होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का, एरो इधर है, इसका मतलब इससे बन रहा है ये, इसका रिएक्शन किससे कराओगे, KI के साथ करवाओगे, तो KI से तो क्या मिलेगा आपको, आयोडाइड मिलेगा, ओके, नाइट्रोजन यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है, KCl यहाँ से बाहर हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, आइडो बेंजीन, आइडो आइडो बोलते हैं इसको, आइडो बेंजीन, ये वाला हो गया, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन देखो इसमें क्या होता है, आइडो बेंजीन बनाने का मेथड है, यदि आपको आइडो बेंजीन बनाना है तो आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पहले बनाना होगा या इसको डायरेक्टली लेना होगा, ठीक है। इसका रिएक्शन किससे कराओगे, KI से कराओगे तो आपको आइडो बेंजीन मिलेगा, गॉट इट। फिर इसका रिएक्शन किससे कराओगे, आपके पास HbF4 के साथ कराओगे, ठीक है, हाइड्रोबोरॉन फॉरेट फ्लोर क्या बोलेंगे इसको, टेट्राफ्लोरोबोरेट, हाँ, टेट्राफ्लोरोबोरेट बोलोगे इसको। इसका रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, एक एडिटिव मिलेगा,
N2 और ये क्लोरीन यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, N2 तो है ऑलरेडी, क्लोरीन यहाँ पे ये वाला ग्रुप आके जुड़ जाता है, HCl बाहर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसको आप हिट करोगे तो दो टाइप का होगा, यदि ओनली हिट कर रहे हो तो इसमें फ्लोरोबेंजीन मिलेगा, जिसको आप क्या बोलते हो, बल्क सीमेन रिएक्शन बोलते हो। मतलब फ्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड होता है बल्क सीमेन मेथड से आप बना सकते हो, या फिर उसको सोडियम नाइट्राइट और कॉपर यदि आप उसके साथ अप्लाई कर रहे हो तो वो नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या बनाना है उस हिसाब से आपको इसका टेम्परेचर और रिएजेंट डिसाइड करना पड़ेगा। गॉट इट। अब इसको देखो क्या बोल रही है, यदि एनिलीन का रिएक्शन किससे करोगे, H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, और कॉपर भी दिया है इसमें, तो ये बेंजीन में चेंज हो जाएगा। यदि आप मेथेनॉल एथेनॉल लोगे और हीट करोगे तो भी ये बेंजीन में चेंज हो जाएगा। याद रखना इस चीज़ को। मतलब फ्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड को क्या बोलते हैं, बल्क सीमेन रिएक्शन बोलते हैं, याद रखना। और इसी का नॉर्मली आप वाटर के साथ इसको हीट कर रहे हो तो ये फिनॉल में चेंज हो जाएगा। ये वाला रिएक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको जब फिनॉल पढ़ा रहा था। और इसका रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट से कराओगे क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेजेंट में तो ये नाइट्रोबेंजीन बनेगा, जैसे यहाँ पे बन रहा था सेम चीज़, ठीक है। और सीधा बेंजीन के साथ कराओगे बेस के प्रेजेंस में तो ये डाइफिनाइल बनाएगा आपका। याद रखना, यहाँ पे HCl बाहर निकलेगा, ये दोनों जुड़ जाता है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है इसमें, तो क्या मिलेगा आपको, डाइफिनाइल बाहर नहीं मिलेगा। देखो डाइफिनाइल लिखा ना, इसको क्या बोलते हैं, गोमबर्ग रिएक्शन। ये मेरे चैनल में ऑलरेडी डला हुआ है इसका पूरा इसका मैकेनिज्म। हाँ, बस मेरे चैनल का नाम लिख के आप इसको डालोगे तो आपको इसका मैकेनिज्म मिल जाएगा कि ये डाइफिनाइल का पूरा मेथड कैसे बना हुआ है ये, ठीक है। तो ऑलरेडी डला हुआ है, आप देख सकते हो उसको। और दो और रिएक्शन देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन किससे कराओगे आप लोग, देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, सेंड मायर रिएक्शन, ठीक है, सेंड मायर रिएक्शन डायरेक्ट पूछा जाएगा। नहीं तो क्या बोलेगा, बेंजीन टू बोलेगा, नहीं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू किस में चेंज करने बोलेगा, क्लोरोबेंजीन में चेंज करने बोलेगा। तो इस मेथड का फॉलो कर सकते हो आप। बेंजीन से आप लोग किस में कन्वर्ट करना पहले, या एनिलीन से, क्या बोलता है कभी भी, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है आपको, कन्वर्ट दी एनिलीन फ्रॉम एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, या ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन कुछ भी बोल सकता है। तब आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो आप लोग। एनिलीन से आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। फिर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन किससे करवाना, कॉपर क्लोराइड और HCl होना चाहिए, देखना जरूरी। तो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, Br दिया है कि साइनेट दिया है, जो भी दिया रहेगा ना आप उसको एरोमेटिक रिंग में ला देना बस, और कुछ मत करना। नाइट्रोजन और क्लोरीन यहाँ से बाहर हो जाएगा HCl, फिर क्लोरोबेंजीन आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और साइनोबेंजीन बन जाएगा यदि साइनेट वाला कुछ चीज़ ले रहे हो। तो इसको एक साथ क्या बोलते हैं, मतलब ये कौन से बनाने का मेथड है, सेंड मायर रिएक्शन है। सेंड मायर रिएक्शन में तीन चीज़ें बनता है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन, याद रखना, ठीक है। यदि आपको नेम रिएक्शन दे रहा है तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल देके बता सकते हो, गलत नहीं होगा। और उसके बाद देखो यहाँ पे कॉपर और क्लोराइड ले रहे थे, यहाँ पे यदि ओनली कॉपर लोगे और HCl लोगे, ठीक है, तो ये कोई भी क्लोरोबेंजीन बनेगा, लेकिन ये कौन सा रिएक्शन होगा, गाटरमैन रिएक्शन होगा, ठीक है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, बस यहाँ पे क्या लिया हुआ है, कॉपर HCl, कॉपर HBr, कॉपर HCl, ठीक है। यदि कॉपर के साथ साइनाइड टाइनाइड, मतलब देखो समझ रहे हो क्या ले रहे हैं ना, यहाँ कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड और कॉपर साइनाइड लिया, यहाँ पे ओनली कॉपर लिया हुआ है, तो उसका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं होगा प्रोडक्ट, रिएक्टेंट चेंज हो जा रहा है इसका। और एक लास्ट है आपका कपलिंग रिएजेंट। कपलिंग रिएजेंट मतलब ये होता है जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन किससे कराओगे आप, एनिलीन से, ठीक है। तो यहाँ से मतलब ये एसिडिक कंडीशन में हो रहा है बेसिकली, तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला कपलिंग रिएजेंट मिलेगा, ठीक है। इसके साथ क्या जोड़ दोगे, दोनों नाइट्रोजन है और यहाँ से HCl बाहर निकाल देना, बाकी इसको जोड़ देना आपस में, ये बन गया आपका कपलिंग रिएजेंट एसिडिक कंडीशन में। ये होगा बेसिक कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से भी सेम चीज़ निकाल देना है, H2O निकाल देना, बाकी जो बचा उसको जोड़ देना, दैट्स ऑल। तो ये रहा आपका अमाइन का पूरा चैप्टर, एक वीडियो में मैंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है, जो एक क्लास में, मतलब समझो 45 मिनट हो रहा है ना, लगभग 44 मिनट हो रहा है अभी, तो आपका 44 मिनट में कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया मैं इसको। तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, जो जो इंपॉर्टेंट बताया मैंने, ठीक है। कपलिंग रिएजेंट तो चलो ठीक है, पूछता है कभी नहीं पूछता है। गोमबर्ग रिएक्शन हो गया, सैंड मायर रिएक्शन हो गया, कैसे बनाओगे आप लोग, बर्ड सीमेन रिएक्शन हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी, पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे करोगे इसका, ओके। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ना। और एनिलीन का किसके साथ रिएक्ट करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, नाइट्रस एसिड के साथ करोगे तो क्या बनेगा, सल्फोनेशन नाइट्रेशन होगा, क्या बनेगा, ठीक है। और उसका पूरा टेस्ट बता दिया मैं क्या क्या होता है, जो आपका एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में काम आ सकता है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, याद रखना, पूछा जाता है MCQ में
केमिकल रिएक्शन उसका याद रखना किससे क्या बनता है, ठीक है। थोड़ा बार बार पढ़ोगे, थोड़ा एक बार रिविजन करोगे तो आराम से हो जाएगा, इतना डरने वाली बात नहीं है, ओके। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। गॉम्बर्ग रिएक्शन, थैलामाइड रिएक्शन अच्छे से याद रखना, पूछा जाता है इसको। थैलामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन अमीनोलाइसिस रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक लगा लेना, ठीक है। नाइट्रो का इसमें चेंज करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ये रहा, आपका माइंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। यदि मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ओके। देखते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।